दोस्तों, हाल ही में बने यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप ने अभी एक अनाउंसमेंट करके पूरे विश्व को फिर से चौंका दिया है। दैट इज, उन्होंने कहा है कि मैं ईरान पर इस बार बॉम्बिंग करने वाला हूं। यानी कि क्या एक और वॉर की शुरुआत होने वाली है यूएसए और ईरान के बीच। पहले ही इतने सारे वॉर चलते जा रहे हैं, जैसे कि आप जानते हैं रशिया यूक्रेन वॉर, आर्मेनिया अजरबैजान वॉर, अभी हम लोग पढ़ रहे थे इजराइल और पैलेस्टीन के युद्ध के ही बारे में, और अब एक और नया युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। आइए समझते हैं कि पूरा केस क्या है, ये युद्ध की शुरुआत क्यों हो रही है और क्या हमारे यहां पर यानी कि भारत के अंदर इसके प्रभाव पड़ने वाले हैं। तो भारत पे क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है उसको भी समझेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक्चुअली ये पूरा केस किस चीज का है। ये पूरा केस है दोस्ती का। मैं आपको समझाता हूं किसकी दोस्ती की बात हो रही है यहां पे। ये दोस्ती है यूएसए और इजराइल की। इजराइल और यूएसए दोनों ही एक ऐसी विचारधारा के दोस्त हैं जो बिलीव करते हैं डोमिनेंस में, जो बिलीव करते हैं पावर के अंदर। यूएसए जो विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, वो जानता है कि अगर मिडल ईस्ट को कंट्रोल करना है, यानी वेस्ट एशिया पर कंट्रोल करना है, तो उसको कहीं ना कहीं इजराइल का सपोर्ट चाहिए। और इजराइल जो है वो भी ये बात जानता है बहुत अच्छे से कि अगर उसको अपने दुश्मनों को कंट्रोल करना है तो यूएसए जैसी बड़ी इकोनॉमी का सपोर्ट चाहिए। यानी कि यहां पर दोनों दोस्त एक दूसरे की मदद करते हुए देखने को मिलते हैं। अब केस यह है कि ईरान जो है वो एक न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की तरफ कदम रख चुका है। आप जानते हैं कि पूरे विश्व में कुछ ही कंट्रीज के पास न्यूक्लियर बॉम्ब यानी कि न्यूक्लियर वेपन की टेक्नोलॉजी है, जिसके अंदर आप कौन कौन है, यूएसए है, यूके है, फ्रांस है, रशिया है, चाइना है। और ये जो कंट्रीज हैं ये यूनाइटेड नेशन के परमानेंट 5 मेंबर्स भी हैं। यानी कि इनको तो ये सारी चीजें रखना अलाउड है। पर अगर मैं बात करता हूं उसके अलावा किस किस के पास न्यूक्लियर वेपन है, तो ऐसा माना जाता है कि इजराइल के पास भी एक न्यूक्लियर वेपन है, और इसके साथ ही पाकिस्तान, इसी के साथ भारत के पास भी न्यूक्लियर वेपन है। यानी कि हम सभी न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं। और ये एक न्यूक्लियर वेपन जो कि बैलेंस ऑफ पावर की तरह देखा जाता है पूरे विश्व के अंदर, यानी कि 2 कंट्रीज को कंट्रोल करता है। जैसे अगर मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊं, आज इंडिया और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुए हैं कई सारे, पर न्यूक्लियर कभी भी नहीं चला, क्योंकि हम दोनों ही न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं। और जब यूएसए ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जापान के अंदर यूएसए ने बॉम्ब गिराया था, यानी कि हिरोशिमा और नागासाकी में जब न्यूक्लियर वेपन गिराया गया था, तो उसकी दहशत पूरे विश्व को पता है कि किस तरीके से हो सकती है। यानी कि आज भी आप देखेंगे जापान के अंदर जो लोग हैं उनको कहीं ना कहीं उसका सामना करना पड़ता है इन टर्म्स ऑफ इलनेस, इन टर्म्स ऑफ जेनेटिक म्यूटेशंस। तो वो बॉम्ब जो 1945 में गिराया गया, आज भी उसका असर देखने को मिलता है। तो आप समझ सकते हैं कि न्यूक्लियर कोई भी नहीं चलाना चाहता है, और न्यूक्लियर बनाना सब चाहते हैं, क्योंकि ये बैलेंस को रिस्टोर करके रखता है। 2 कंट्रीज आपस में कभी भी न्यूक्लियर एक दूसरे पे ना चलाएं, इसके लिए जरूरी है कि दोनों के पास न्यूक्लियर होना चाहिए। आज यूएसए रशिया के ऊपर न्यूक्लियर अटैक नहीं कर सकता, क्योंकि रशिया के पास भी न्यूक्लियर वेपन है। सिमिलरली एक लड़ाई चल रही है मिडल ईस्ट के अंदर, और ये मिडल ईस्ट की लड़ाई क्या है कि एक तरफ ईरान, जो कि कहीं ना कहीं आप जानते हैं मुस्लिम डोमिनेंट देश है, इस्लामिक देश है, वो एक जूस देश यानी कि इजराइल से दुश्मनी लिए बैठा है। इनकी अगर आप हिस्ट्री कभी जानेंगे तब आपको पता चलेगा कि इजराइल और कहीं ना कहीं ईरान में लड़ाइयां हमेशा से चलती आई हैं। मुस्लिम वर्सेस जूस कम्युनिटी की लड़ाई बहुत पुरानी है। अब इस पूरे मिडल ईस्ट में इजराइल जो है वो बहुत पावरफुल नेशन है, उसके पास बैकिंग है यूएसए की। बट ईरान ऑल दी अदर हैंड चाहता है कि वो भी कहीं ना कहीं पावरफुल बन पाए और बैलेंस ऑफ पावर को रिस्टोर कर पाए। यानी कि अगर उसने एक न्यूक्लियर वेपन बना लिया तो मिडल ईस्ट के अंदर फिर शांति आ सकती है, क्योंकि एक मुस्लिम कंट्री जो पाकिस्तान है उसके अलावा किसी के पास भी न्यूक्लियर वेपन है नहीं, और मिडल ईस्ट में किसी के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है एक्सेप्ट इजराइल। तो आप समझ पा रहे हैं कि इजराइल और कहीं ना कहीं ईरान अगर दोनों एक दूसरे के साथ भिड़ते हैं फ्यूचर में, तो न्यूक्लियर अटैक की संभावना बिल्कुल खत्म हो जाती है। बैलेंस ऑफ पावर रिस्टोर हो जाता है अगर ईरान अपना न्यूक्लियर वेपन बना लेता है। और ये अफवाहें नहीं है, ऐसा माना जा रहा है कि 2000 के बाद से ही यानी कि आफ्टर 2002 ऑनवर्ड्स इजराइल
ये पता लगाता है कि ईरान कहीं ना कहीं न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम चला रहा है। किस नाम पे? सिविल न्यूक्लियर पर्पस के नाम पे। अब सिविल न्यूक्लियर पर्पस क्या होता है कि वो अपना न्यूक्लियर वेपन नहीं बता रहा है कि मैं न्यूक्लियर वेपन बना रहा हूं, मैं तो सिर्फ और सिर्फ बिजली बनाने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए क्या चला रहा हूं, मैं यहां पे यूरेनियम को एनरिच कर रहा हूं, मैं यहां पे न्यूक्लियर को एनरिच कर रहा हूं, सिर्फ बिजली बनाना चाहता हूं, पीसफुल पर्पस के लिए चाहता हूं। बट कहीं ना कहीं ऐसी अफवाहें हैं, कहीं ना कहीं ऐसा डर है इजराइल के अंदर कि इतना न्यूक्लियर एनरिच कर चुका है आज इजराइल कि एक बॉम्ब बना सके। और इजराइल का दोस्त जो यूएसए है वो इस बात को रखता हुआ ये बात कहता है कि अगर गलती से भी ईरान ने फर्दर एनरिचमेंट करी या कुछ भी ऐसा स्टेप लिया जहां से हमें पता चलता है कि ये न्यूक्लियर बॉम्ब की तरफ एक कदम है, तो हम बॉम्बिंग कर देंगे ईरान पे, न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे, और पूरे के पूरे ईरान को इस तरीके से दर्द पहुंचाएंगे कि पूरे विश्व को पता चल जाएगा, कोई भी न्यूक्लियर वेपन बनाने की जरूरत नहीं कर पाएगा। और यहीं से आप देख सकते हैं क्या बोला जा रहा है कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैज थ्रेटन्ड ईरान विद बॉम्बिंग एंड सेकेंडरी सैंक्शंस। इन्होंने बोला है कि मैं आपके ऊपर सिर्फ और सिर्फ बॉम्बिंग नहीं करूंगा, इकोनॉमिक सैंक्शंस भी लगाऊंगा, इस तरीके के सैंक्शंस लगाऊंगा कि आपका ट्रेड बंद करा दूंगा। और एक और बात दोस्तों, सिर्फ आपका ट्रेड बंद नहीं कराऊंगा, जो कंट्रीज आपके साथ ट्रेड कर रही हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कल को इंडिया ईरान के साथ ट्रेड करता है, तो वो यूएसए के कहने पर अगर नहीं रोकता है ईरान के साथ ट्रेड, तो यूएसए इंडिया के साथ भी अपने सारे रिश्तों को खत्म कर देगा, यानी सेकेंडरी सैंक्शंस लगा देगा। इस बात की धमकी दे रहा है पूरे विश्व को, और यही आपको मुद्दा समझना है कि ऐसा क्यों हुआ है। द पोटेंशियल न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज ऑफ ईरान, इट पोजेस अ डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट और डायरेक्ट थ्रेट टू बोथ इजराइल एंड यूएसए, क्योंकि याद रखना ये मिर्जापुर की गद्दी है दोस्तों, कोई भी मिर्जापुर की गद्दी पर अपनी पावर को लूज नहीं करना चाहता है। कोई नहीं चाहता है कि कल को कोई गुड्डू भैया आए और ये गुड्डू भैया बैठ जाएं इस मिर्जापुर की गद्दी पे। सब न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स यही चाहते हैं कि सिर्फ हमारे पास न्यूक्लियर रहे, कोई और ताकतवर ना बने। ईरान इस लड़ाई में बहुत आगे आ चुका है, आइए समझते हैं कैसे आगे आ चुका है। देखिए, वॉशिंगटन के पर्सपेक्टिव से अगर तुम समझो तो ये जो है कहीं ना कहीं वेस्ट एशिया में अपनी पकड़ को टाइट करने का एक जरिया है। अगर गलती से भी ईरान ने ये पावर अपने पास रख ली तो प्रॉब्लम आ सकती है इजराइल को, प्रॉब्लम आ सकती है सऊदी अरेबिया को, प्रॉब्लम आ सकती है यूएसए को, और कोई भी नहीं चाहता है कि ये प्रॉब्लम अराइज हो और ईरान कभी भी न्यूक्लियर बना पाए। ईरान एक फॉर्मिडेबल, आप देखेंगे यहां पे, once a formidable force in the region is now weakened by economic struggles and loss of regional proxies। अब देखिए, ईरान को सबसे पहले यूएसए ने धीरे धीरे चोट पहुंचाई। पहले तो उसके इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाकर उसकी इकोनॉमी को खराब कर दिया। अगर पैसा ही नहीं रहेगा तो किस तरीके का न्यूक्लियर वेपन एनरिचमेंट प्रोग्राम चला पाएगा। इजराइल ने उनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मरवा दिया जो यहां पे सबसे ज्यादा लीड ले रहे थे। आप देखेंगे कि इजराइल ने अलग अलग जगहों पर उनके न्यूक्लियर जो भी फैसिलिटीज हैं उस पर अटैक करने की कोशिश करी है, प्लस यूएसए ने यहां पर सारे नेशंस को धमकी भी दे दी है। तो आप समझ पा रहे हो कि एक तरीके से घेराव करा जा रहा है ईरान की तरफ कि ईरान किसी भी तरीके से ये काम ना कर पाए। प्लस ईरान के कई सारे प्रॉक्सी ग्रुप्स थे जैसे हौदी रेबल्स जो ईरान का साथ देते थे और अलग अलग जगहों पे जाके लड़ते थे, उनको भी शांत करा दिया है। प्लस इजराइल के अंदर एक ग्रुप जो इजराइल से लड़ रहा था, हमास, उसको भी कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश करी गई है। तो यानी कि आज का अगर मैं बात करूं, करंट सिनेरियो की बात करूं, तो जो पाला है वो किसका भारी है? यूएसए और इजराइल का। और इसी बात का फायदा उठाते हुए ट्रंप कहते हैं कि इसी समय चोट मारो, इसी समय इसको पकड़ लो ताकि ये न्यूक्लियर वेपन कभी बनाने का सोच भी ना पाए। नेक्स्ट देखिए, इजराइल वीकनिंग ऑफ हमास, हिजबुल्लाह, ये कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर चुका है ईरान की सोवरेनिटी को, ईरान की पावर को, जो ईरान थोड़ा बहुत रख पाता था। तो आज ईरान की स्थिति थोड़ी सी नीचे हो चुकी है, थोड़ी सी पीछे हो चुकी है। और कहीं ना कहीं आप एक बात और समझें, जैसे मैं आपसे बोलता हूं कि इजराइल का दोस्त कौन है? यूएसए।
तो ईरान का भी तो कोई दोस्त होगा दोस्तों, इंडिया। बट इंडिया कभी भी ऐसे वॉर्स में नहीं घुसेगा। क्यों नहीं घुसेगा? क्योंकि ना तो हम इजराइल से दुश्मनी लेना चाहते हैं, ना ही हम यूएसए से दुश्मनी लेना चाहते हैं, प्लस हम तो वैसे भी नॉन वायलेंट देश हैं, हमें किसी के फड्डों में क्यों ही पड़ना है। पर आप एक बात समझो, एक दोस्त है ईरान का जो इन दोनों का ही कहीं ना कहीं दुश्मन है, वो है रशिया। पर रशिया खुद एक लड़ाई में उलझा हुआ है जिसका नाम है रशिया यूक्रेन वॉर। तो रशिया उधर बिजी है, उसको पता है ये बात यूएसए को, और उसको ये भी पता है कि आज रशिया किसी भी तरीके से ना मिलिट्री ना इकोनॉमिकल किसी भी तरीके से सपोर्ट नहीं कर पाएगा। और सपोर्ट नहीं कर पाएगा तो ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, इसी समय ईरान को पकड़ लो, इसी समय ईरान के पास आप कैप्चर करने की कोशिश करो। अब देखिए यहां पे यूएसए जो है वो बहुत ज्यादा फॉर्मली अलाइंड है। इवन आप नोटिस करेंगे अलग अलग लोग जो यूएसए के अंदर हैं, इवन उनके सेक्रेटरीज, बहुत सारे नामी लोग आप देखेंगे यहां पे, वो ये सब बोल चुके हैं कि हम कहीं ना कहीं ईरान को ऐसी चोट पहुंचाना चाहते हैं। पर अब ईरान का क्या इस पे रिएक्शन आता है? ईरान कहता है कि रिलक्टेंट ईरान हैज रिजेक्टेड डायरेक्ट नेगोशिएशंस विद द यूएस इन रिस्पॉन्स टू ट्रम्प्स लेटर। अब ये क्या बात हुई? तो ट्रंप ने बोला, ध्यान से सुनिएगा, ट्रंप ने कहा कि मैं आपको एक ऑफर देता हूं, एक नई डील देता हूं, आप अपना न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम जो है वो रोक दीजिए, मैं आपके ऊपर से सारे इकोनॉमिक सैंक्शंस हटा दूंगा, आपको मदद करवाऊंगा, इवन आपकी इकोनॉमी को ग्रोथ में भी लाऊंगा, बट आप मुझसे बात करिए, सबसे पहले आपको मेरे से डील साइन करनी पड़ेगी। और ईरान ने ऐसा सारी अफवाहों पर बोला है कि ये सब झूठ है, कुछ भी हम न्यूक्लियर वेपन नहीं बना रहे, हम तो सिर्फ सिविल न्यूक्लियर पर्पस के लिए कर रहे हैं, और अगर कहीं ना कहीं आप कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो हमें बाय डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, किसी भी तरीके से आप हम पे प्रेशर बनाने की जो कोशिश कर रहे हो, इस प्रेशर से आप कभी भी ईरान को नहीं जीत पाओगे और ना ही ईरान को टेबल पे ला पाओगे टॉक्स के लिए। तो ईरान ने तो बिल्कुल क्लियर कट मना कर दिया है। बट ये डील जो है, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि ये डील दोबारा से हो रही है, यानी कि पहले भी कोई डील हुई थी क्या? हां जी, 2018 में ही ट्रंप जब आए थे उन्होंने एक डील से यूएसए को बाहर निकाल दिया था। तो वो डील कौन सी थी? उस डील का नाम है, हम देखेंगे, JCPOA। तो हम बात करेंगे भी इस डील के बारे में। बट आप जानते हैं कहीं ना कहीं ईरान भी गुस्से में है, कहीं ना कहीं ईरान भी परेशान है, और ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेके काफी ज्यादा, आप सोच सकते हैं कि दिमाग से गेम खेल रहा है इस समय। वो कोशिश कर रहा है कि एज सून एज पॉसिबल वो न्यूक्लियर एनरिच कर पाए और एक वेपन बना के घोषित कर पाए, जैसे कि इंडिया ने करा था। आप सब जानते हैं कि इंडिया ने यूएसए, यूके, कनाडा, इन सभी डेवलप्ड कंट्रीज की आंखों के नीचे अपने आप को न्यूक्लियर वेपन स्टेट घोषित करा था। सिमिलरली ईरान भी इसी प्रोसेस को करना चाहता है, पर कर नहीं पा रहा है बिकॉज ऑफ द यूएसए एंड इजराइल सैंक्शंस। अब देखिए हिस्ट्री की बात करते हैं। जो आज की हिस्ट्री है इसका कॉन्फ्लिक्ट ये आप देखने को मिलता है कि बहुत पहले से चल रहा है। अब वो बहुत पहले से क्या है? ये 2002 में, जैसे मैंने आपको बताया था, कंट्री को पता चला, अलग अलग कंट्रीज को, कि न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम बना रहा है ईरान। सिमिलरली आप देखेंगे इसने एक ट्रीटी का उल्लंघन करा है। वो ट्रीटी का नाम है नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। नाउ व्हाट इज दिस ट्रीटी ऑल अबाउट? याद रखिएगा, मैं आपको ध्यान से समझा देता हूं, यूपीएससी पर्सपेक्टिव से भी काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए कि ये एनपीटी ट्रीटी है क्या। 1968 में एक ट्रीटी लाते हैं डेवलप्ड नेशंस और कहते हैं कि 1967 से पहले जिस भी कंट्री ने न्यूक्लियर वेपन लॉन्च कर चुका है या सक्सेसफुली उसके पास न्यूक्लियर वेपन आ चुका है, वो तो अपने पास न्यूक्लियर वेपन रख सकते हैं, पर 1967 के बाद किसी भी कंट्री ने न्यूक्लियर वेपन को लॉन्च करा है तो वो अपने पास न्यूक्लियर वेपन नहीं रख सकते हैं किसी भी सूरत में। ना ही ये बनी हुई न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स उन कंट्रीज को न्यूक्लियर वेपन बनाने में मदद करेंगी। मेरे कहने का मतलब है इन नेशंस ने आपस में घोषित कर दिया कि हम पांच, कौन कौन पांच, जैसे मैंने आपको बताया, यूएस, यूके, फ्रांस, चाइना, रशिया, कि हम पांच ही अपने पास न्यूक्लियर वेपन रख सकते हैं। बट 1967 के बाद किसी ने भी न्यूक्लियर वेपन बनाया, वो अपने पास न्यूक्लियर वेपन नहीं रख सकता। अब आप जानते हो कि भारत ने न्यूक्लियर वेपन कब बनाया? 1974। और 1974 में पहली बार जब हमने ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा के तहत न्यूक्लियर वेपन को टेस्ट किया था दोस्तों, तो
इन सबको एक गहरी चोट पहुंची कि एनपीटी होने के बावजूद भी किस तरीके से न्यूक्लियर वहां पहुंच गया। और उसके पीछे का भी एक बहुत अच्छा इतिहास है। कनाडा से सिविल न्यूक्लियर पर्पस के लिए हम लोग क्या मंगवा रहे थे, हम लोग न्यूक्लियर मंगवा रहे थे, न्यूक्लियर का मटेरियल मंगवा रहे थे, एंड उसमें से थोड़ा 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 चोरी करते 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 हमने एक बॉम्ब बना दिया और 1974 में विश्व को बता दिया कि हम भी जानते हैं कि न्यूक्लियर वेपन कैसे बनाना है। ऑल दो पोखरान 1 में हमने बहुत छोटे लेवल पे ये काम किया था, पोखरान 2 में हम लोगों ने अपने आप को खुद से फाइनली एस्टैब्लिश करके दिखा दिया था। यानी पहले हम लोगों ने एक छोटा सा बिजली बॉम्ब जला के दिखाया था, बट हमने 1998 में पोखरान 2 में आप जानते हैं एकदम बड़े बड़े आलू बम जला के दिखाए कि हमको पता है कि न्यूक्लियर वेपन क्या होता है और न्यूक्लियर कैसे बनाया जा सकता है। पर आप समझिए 1967 से पहले जो भी हैं जिन्होंने करा है, जैसे चाइना ने 1964 में करा, वो तो रख सकते हैं अपने पास, बट 1967 के बाद नहीं रख सकते। यही एनपीटी का पूरा क्राइटेरिया है। इसलिए भारत ने कभी भी एनपीटी साइन नहीं करा, इवन पाकिस्तान ने भी एनपीटी साइन नहीं करा, ये कह के कि भारत जब तक एनपीटी साइन नहीं करेगा हम भी साइन नहीं करेंगे। और अगर हम लोग एनपीटी साइन कर लेते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, हमारे को अगर एनपीटी साइन करने में मजबूर करा गया, उसका मतलब है इंडिया को अपनी सारी न्यूक्लियर वेपन फैसिलिटीज को और न्यूक्लियर वेपन्स को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। यानी कि भारत को वो बॉम्ब, न्यूक्लियर एनरिच्ड बॉम्ब्स को IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के सामने डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। और अगर भारत ये सक्सेसफुली कर देता है तो फिर वो एनपीटी का मेंबर आ जाएगा और बाकी नेशंस उसको वो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जो कि सिविल पर्पस के लिए बिजली बनाने में इस्तेमाल होती है उसको इजीली दे सकते हैं। बट भारत ने क्या कहा, हम एनपीटी को साइन नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप चाहते हैं न्यूक्लियर वेपन हम ना रखें तो आप भी मत रखिए। एक काम करते हैं, ग्लोबल डिसआर्मेंट पे काम करते हैं, यानी कि पूरे विश्व से न्यूक्लियर को खत्म कर देते हैं, सिर्फ आप ही रखो और हम ना रखें, ये दादागिरी तो चलेगी नहीं। इसलिए भारत ने मना कर दिया। पर यहीं पे ईरान ने गलती कर दी। ईरान ने एनपीटी साइन करा, और साइन करने का मतलब क्या हुआ कि हम सिर्फ बिजली बनाने के लिए न्यूक्लियर का इस्तेमाल करेंगे, बॉम्ब बनाने का नहीं करेंगे। परंतु जब इजराइल को यह बात पता चली, मोसाद को यह बात पता चली, CIA को यह बात पता चली कि ये लोग न्यूक्लियर वेपन बना रहे हैं, तो वहीं पे सैंक्शंस और वहीं पे ये सारा का सारा कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत होती हुई आपको देखने को मिलेगी। आगे बढ़ते हैं, हुआ क्या फिर जब पता चला तो यूनाइटेड नेशंस, EU, USA, UK सभी कंट्रीज ने सैंक्शंस लगाना स्टार्ट कर दिए। 2010 के बाद आप देखेंगे कि सैंक्शंस लग गए, इकोनॉमिक सैंक्शंस। और इकोनॉमिक सैंक्शंस यानी कि कोई भी ईरान के साथ ट्रेड नहीं करेगा, ट्रेड नहीं करेगा तो इकोनॉमी नीचे जाएगी, इकोनॉमी नीचे जाएगी तो पैसा नहीं होगा, GDP खराब होगी, रिसेशन में जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, इन्फ्लेशन होगी। जब देश के अंदर इतनी प्रॉब्लम चल रही होगी तो वो न्यूक्लियर वेपन नहीं बना पाएंगे। ये इनका पूरा का पूरा क्राइटेरिया था, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए आपको पैसे की जरूरत है और पैसा ही इनकी जेब से गायब कर दो। इस तरीके की सोच रखी थी किसने, इन सारी कंट्रीज ने। अब ध्यान से देखिएगा, सैंक्शन स्टॉप्ड ईरान फ्रॉम सेलिंग ऑयल ऑन इंटरनेशनल मार्केट, जिसकी वजह से उसको $100 बिलियन का नुकसान भी झेलने को मिला। और उसकी करेंसी की वैल्यू इतनी ज्यादा डेप्रिशिएट हो गई, इतनी ज्यादा गिर गई कि मार्केट में उसकी वैल्यू ही खत्म होने लग गई। कंट्रीज को डराया गया कि अगर आपने ईरान के ऊपर या ईरान के साथ किसी भी तरीके का ट्रेड किया तो हम आपके ऊपर काटसा एक्ट लगा देंगे। USA का एक एक्ट है जिसका नाम है काटसा, काउंटरिंग एंटी अमेरिकन एडवर्सरीज सैंक्शंस एक्ट। तो यानी कि इंडिया को भी धमकी दी गई थी कि हम काटसा लगा देंगे तुम पे। काटसा का मतलब क्या है, जिसके साथ USA ने जिसके ऊपर काटसा लगा दिया, USA उसके साथ डील नहीं करेगा। इवन USA के अलाइज, USA के दोस्त भी उस कंट्री के साथ डील नहीं करेंगे। अगर करा तो फिर आपके ऊपर भी काटसा लग जाएगा। तो ईरान के ऊपर इस तरीके से सैंक्शंस लगाए गए थे और इकोनॉमी बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। फिर आप देखेंगे 2015 में जब यहां पे कौन थे, ओबामा। कौन, ओबामा जी, आप जानते हैं जो USA के प्रेसिडेंट थे। ओबामा जी ने एक डील साइन करवाई ईरान के साथ और बोला कि मैं जानता हूं तुम्हारी इकोनॉमी की हालत बहुत ज्यादा खराब है, लेट्स डू अ डील। जिस डील का नाम रखा गया JCPOA, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जिसमें यह बोला गया कि हम P5 यानी परमानेंट 5 नेशन जैसे कि USA, चाइना, फ्रांस, रशिया, UK प्लस जर्मनी आपके साथ एक संधि करते हैं, आपके साथ एक
मीटिंग करके एक डील साइन करते हैं, जिस डील में हम आपको यह बोलते हैं कि आप अपने न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम को पहले तो बंद कर दो परमानेंटली, दूसरा सिविल न्यूक्लियर पर्पस के लिए ही बनाओगे न्यूक्लियर। और हमें कैसे पता चलेगा कि आप सिविल के लिए बना रहे हो, यानी कि बिजली बनाने के लिए कर रहे हो या वेपन बना रहे हो? हम अपनी IAEA के ऑफिशियल्स को वहां भेजेंगे, वो इंस्पेक्शंस करेंगे, वो जाके रेड मारेंगे, चेक करेंगे टाइमली। अगर कभी भी पकड़ में आया तो ये डील कैंसिल हो जाएगी, बट बदले में हम आपको क्या देंगे? हम आपके ऊपर से इकोनॉमिक सैंक्शंस को हटा देंगे। ये पूरी की पूरी यहां पे कहानी बोली गई। और JCPOA रहेगा 15 साल तक, और 15 साल बाद सारे के सारे सैंक्शंस को हम धीरे 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 खत्म कर देंगे। ये ओबामा ने बोला, बट इसमें आप देखिए फिर पता चला इजराइल ने बोला कि JCPOA साइन करने के बाद भी इजराइल जो है अपने कोवर्ट न्यूक्लियर प्रोग्राम को चला रहा है, ऐसा मोसाद को पता चला। और फिर वहीं से आप देखेंगे कि ये आइडिया कैसे लगता है। वो बोलते हैं कि इन्होंने थाउजेंड्स ऑफ एडवांस सेंट्रीफ्यूगल यानी कि प्यूरिफिकेशन मशीन लगाई है, जो कि यूरेनियम को एनरिच कर रहे हैं। यूरेनियम जब भी 90% तक एनरिच हो जाता है तो याद रखना न्यूक्लियर वेपन बनाने के लायक हो जाता है। और आज ऐसा बोला जा रहा है करीबन करीबन 60% तक ईरान न्यूक्लियर को यानी कि यूरेनियम को एनरिच कर चुका है। तो आप समझ सकते हैं कि विद इन मंथ्स उसके पास 90% तक एनरिच्ड यूरेनियम आ सकता है, जिससे वो वेपन बना सकता है। ऑल टुगेदर अगर आपको सिर्फ बिजली बनानी है तो 3.5% 4% भी यूरेनियम एनरिच हुआ या मिल गया आपको तो भी आप बिजली बना सकते हो। आपको 60% तक जाने की जरूरत नहीं। और इसी बात से सारी की सारी शुरुआत होती है किसकी? USA के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की, जो कि JCPOA से USA को बाहर निकाल देते हैं और डील को कैंसिल कर देते हैं, यह बोलकर कि आपने डील की मर्यादा नहीं रखी और आप अभी भी अपने कोवर्ट न्यूक्लियर प्रोग्राम को चला रहे हैं, हम आप पे दोबारा से सैंक्शंस लगा देते हैं। अब देखिए, इस पूरे के पूरे प्रोग्राम के अंदर यह बोला गया था कि मैक्सिमम ईरान 300 किलो तक अपने पास यूरेनियम को रख सकता है और एनरिच कर सकता है 3.67%। जैसा मैंने आपको बताया 3 से 4% के बीच में ही बिजली बन जाती है, 300 किलो से ज्यादा होगा नहीं। पर अभी करंट स्टेटस क्या है? 275 किलो 275 kg यूरेनियम आज उसके पास है। प्लस अगर आप देखें 60% की प्योरिटी पे पहुंच चुका है। तो क्यों मना रहा है? क्यों ईरान 60% प्यूरिफाई कर रहा होगा यूरेनियम को? क्योंकि वो 90% तक रीच करना चाहता है। इवन 60% पे भी आप छोटा मोटा न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकते हो। इसी बात से घबरा रहा है इजराइल और USA। अब देखिए, यहां पे डोनाल्ड ट्रंप यहां से निकल जाते हैं और बोलते हैं कि ये एक परमानेंट सोल्यूशन नहीं है ईरान को रोकने का। इवन ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम जो है, बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है दोस्तों? देखिए, दो तरीके से मिसाइल होती है। ये आपका लॉन्चर, रॉकेट, और ऊपर ये होता है वॉरहेड। इसमें होता है सारा बम बारूद, जिसके अंदर सारा असला बारूद होता है, जिसमें आपका पेलोड होता है, और ये होता है इसको ऊपर पहुंचाने के लिए। कोई भी ऐसी मिसाइल, ध्यान से सुनिएगा, जो इस तरीके से आसमान में जाए और एक पैराबोला बनाए, यानी कि एक उल्टा यू बनाए कि अपर एटमॉस्फेयर तक गई, ट्रोपोस्फेयर तक गई, और जहां पे उसके कोऑर्डिनेट्स हैं वहां पे जाके अटैक करे, इसको बोलते हैं बैलिस्टिक मिसाइल। अगर एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक अटैक करे तो उसे बोलते हैं ICBM, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। और एक मिसाइल ऐसी होती है, आप जानते हैं, जिसको बोलते हैं क्रूज मिसाइल। क्रूज मिसाइल क्या होती है? ये थोड़ा सा आसमान में ऊपर जाके फिर जमीन के नजदीक, सतह से बहुत नजदीक 10, 15, 20 मीटर ऊपर उड़ती है, जैसे अपनी ब्रह्मोस मिसाइल जो इंडिया और रशिया ने मिलकर बनाई। अब कहने का मतलब यह है, बैलिस्टिक मिसाइल इसके अंदर कवर्ड नहीं है। तो वो बोले कि एक परमानेंट ट्रीटी नहीं थी, ये तो ओबामा ने जल्दी जल्दी में कर दी। मैं एक और डील देता हूं अब ईरान को। अगर ईरान के इरादे ठीक हैं तो दोबारा से डील साइन करे, मेरे साथ बैठे। बट ईरान मना कर रहा है कि मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं है और मैं डील साइन नहीं करूंगा। इवन उसने ये धमकी भी दे दी है कि US के जो भी ऑफिसर्स या जो भी IAEA के यहाँ पे ऑफिशियल्स हैं, मैं उनको भी बाहर निकाल सकता हूँ। बट मैं USA के गुड फेथ पर विश्वास रखता हूँ कि USA कभी भी मेरे ऊपर बॉम्बिंग नहीं करेगा। खैर, क्या ये मैन्यूफोल्ड होगा ये तो हमें पता नहीं, बट कहीं ना कहीं मैक्सिमम प्रेशर देने की कोशिश करी जा रही है USA के द्वारा। और जैसा मैंने आपको बताया, अलग अलग ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के लोग बोल रहे हैं कि एक कॉन्फ्रंट्रेशन होना चाहिए, अटैक होना चाहिए। तो प्रेशर बना हुआ है USA के अंदर भी कि ईरान के ऊपर बॉम्बिंग करी जाए। अब यहां पे आप देखें कि ये जब डर का माहौल बना, ईरान ने भी बोला कि यार कहीं ना कहीं ऐसा, अगर कल को लड़ाई होती है तो मेरे को भी कोई इशू नहीं है, मैं भी लड़ने को तैयार हूं। जब इस तरीके की बातें आई और USA
के ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के लोग ही फोर्स कर रहे हैं ट्रंप को कि आप लड़ाई करो। तो आप देखेंगे इन्होंने B-2 बॉम्बर्स को डिएगो ग्रेशिया में स्थित करवा दिया है। अब आप देखिए ये रहा डिएगो ग्रेशिया, और यहां से आप नोटिस कर सकते हैं कि कितना पास है ईरान। तो यहां पे सारे के सारे बॉम्बर्स को रख दिया गया है कि कल को अगर कोई भी इशू हुआ तो यहां से जाइए उड़ के और बॉम्ब गिरा दीजिए। तो यहां पे एज ईरान टेंशन बिल्ड्स, यूएस मिलिट्री मूव्स दी वॉरप्लेन्स टू रीइंफोर्स मिडल ईस्ट। मिडल ईस्ट के अंदर अब इनके फाइटर जेट्स पहुंच चुके हैं, यानी कि वॉर कभी भी शुरू हो सकता है, इसकी शुरुआत कभी भी हो सकती है। आगे देखिए वॉर स्ट्रैटेजी क्या है, बोले कि बिल्कुल शॉर्ट रखेंगे, क्रिस्प रखेंगे, स्विफ्ट रखेंगे, बॉम्ब गिरा देंगे, न्यूक्लियर फैसिलिटीज को डिस्ट्रॉय कर देंगे, सिंपल। उसकी इधर उधर की जो मिसाइल टेक्नोलॉजीज है उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो हमें वहां के लोगों को नहीं मारना, वहां की जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं उस पर बॉम्ब गिरा के वहां से हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। पर ईरान इज लाइकली टू रिटेलिएट, पोटेंशियली डिस्टेबलाइजिंग द रीजन। ईरान चुप रहने वालों में से देश नहीं है, ईरान भी इसका बदला लेगा। और ईरान फिर जब लड़ाई करेगा कहां पे, इजराइल में, ईरान अगर लड़ाई करेगा यूएसए के साथ तो फिर मिडल ईस्ट का माहौल और ज्यादा खराब हो जाएगा। पहले ही इतने वॉर्स चल रहे हैं, उसकी वजह से इकोनॉमी इतनी खराब चल रही है, देश विदेश में आप देखेंगे कि शेयर मार्केट खराब चल रहा है। कहीं ना कहीं ये इंपैक्ट हर व्यक्ति को पहुंच रहा है और इसका इंपैक्ट पूरे विश्व पे भी बहुत ज्यादा तेजी से ही पहुंच रहा है। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं, यहां पे एनर्जी मार्केट पूरी क्रैश हो चुकी है, तेल के दाम बढ़ चुके हैं, क्योंकि जब कभी भी लड़ाई होती है हमेशा याद रखना डिमांड फॉर क्रूड ऑयल, डिमांड फॉर ऑयल विल इंक्रीज, क्योंकि आपको अपने वॉर प्लेन्स चलाने हैं या टैंक्स चलाने, उसके लिए आपको चाहिए ऑयल। और जब किसी भी चीज की डिमांड बढ़ जाए रातों रात, उसका प्राइस बढ़ जाता है और बढ़ते हुए प्राइस को इन्फ्लेशन कहते हैं। पर यहीं पे भारत के साथ समस्या आ जाती है, क्योंकि 85% भारत का जो ऑयल है वो इंपोर्ट होता है, यानी कि हम उसको मंगवाते हैं बाहर के नेशन से। अगर हम 85% तेल को इंपोर्ट करते हैं उसके लिए हमें फॉरेक्स देना पड़ता है, यानी भारी करेंसी देनी पड़ती है। जब कभी भी हम भारी करेंसी देते हैं दोस्तों, हमारे घर का फॉरेक्स रिजर्व गिरता है, हमारे घर का फॉरेक्स रिजर्व भी गिर रहा है, हमें बाहर से चीजें महंगी भी पड़ रही हैं, बाहर से आती हुई इन्फ्लेशन भी भारत के अंदर महंगाई को जन्म दे रही है, जिसको हम इंपोर्टेड इन्फ्लेशन कहते हैं। यानी कि ये सारी चीजें पूरे ग्लोबल लेवल पे और इंडिया के लेवल पे क्राइसिस ला रहा है। अब आपको मैं एक और चीज बताता हूं, बढ़ता जा रहा है कहीं ना कहीं रिसेशन की तरफ पूरे विश्व का रुख। पहले ही कोविड की वजह से रिसेशनरी ट्रेंड आ चुका था, इतनी ज्यादा हम लोग इस कंडीशन में पहुंच चुके हैं कि गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है। हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे बात नहीं कर रहे हैं, एजुकेशन एंड हेल्थ की तरफ नहीं ध्यान दे रहे हैं, हम लोग कहीं ना कहीं वॉर की वजह से पिछड़ते जा रहे हैं। और मिडल ईस्ट में अगर वॉर चालू हो जाता है, जहां से भारत बहुत बड़े लेवल पे क्या मंगवाता है, तेल मंगवाता है, तो इंडिया को तो बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है। इंडिया के घर में महंगाई बढ़ने वाली है। आने वाले टाइम पे आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं चीजें महंगी होंगी, कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट की बढ़ती हुई आपको तेजी देखने को मिलेगी, हमारे घर में फॉरेक्स गिरेगा, हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्राइसिस आएगा, करंट अकाउंट में घाटा लगेगा, और कहीं ना कहीं हमारी बोरोइंग्स बढ़ेंगी, हमें उधार की तरफ शिफ्ट भी होना पड़ेगा, हमारी इकोनॉमी के अंदर जो हमारा रूपी है वो डेप्रिशिएट होता हुआ देखने को मिलेगा। सो ये सब कुछ इंटरलिंक है दोस्तों। एक प्रॉब्लम, दैट इज वॉर। और वॉर क्यों? क्योंकि कुछ कंट्रीज का इंटरेस्ट किसी दूसरी कंट्री को डिस्टेबलाइज करने में है, क्योंकि एक कंट्री दूसरी कंट्री को पावरफुल नहीं बनने देना चाहती है। परंतु यहीं पे भारत की जो ईरान के साथ रिश्ते हैं वो भी हार्म हो सकते हैं। ईरान में हम लोगों ने चाहबार पोर्ट बनाया है, वो पोर्ट से हमारी एंट्री बंद हो सकती है, क्योंकि इंडिया को भी वार्निंग मिल जाएगी जिस दिन इंडिया कहीं ना कहीं ईरान का रास्ता अपनाता है। यूएसए, इजराइल हम लोगों से दुश्मनी ले सकता है ये सोच के कि हम ईरान की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग यूएसए और इजराइल के भी काफी अच्छे दोस्त हैं। हम पे काटसा लगने का डर है, कहीं ना कहीं हम लोगों की फंडिंग रुक सकती है, कहीं ना कहीं हमारे को जो वॉर प्लेन्स या जो मिलिट्री या डिफेंस की टेक्नोलॉजीज
कहां से मिलने वाली हैं? इजराइल से, यूएसए से, वो रुक सकती हैं। सो ये एक बहुत बड़े लेवल पे आईआर का गेम होने वाला है। इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स में यहां पे बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। किसका साथ देगा रशिया? रशिया किस तरीके से यूक्रेन वॉर को रोकने की तरफ जाएगा या नहीं जाएगा? मेरा मानना है कि बिल्कुल जाएगा, क्योंकि वॉर जब जब होगा प्रॉब्लम तब तब सारे नेशंस को देखने को मिलने वाली है। और हम लोगों को यहां पे इंडिया को एक स्टैंड लेने की जरूरत है, मोदी जी को एक स्टैंड लेने की जरूरत है, जयशंकर साहब को एक स्टैंड लेने की जरूरत है कि हमारे इंटरेस्ट अगर यूएसए नहीं सोचता है, इजराइल नहीं सोचता है, तो हम उनके इंटरेस्ट के बारे में बात नहीं करेंगे। हमको अपना इंटरेस्ट देखना है, जहां से तेल सस्ता मिलेगा वहां से लेंगे। यानी कि अगर हम लोगों को रशिया की तरफ रुख देखने को मिलता है तो हम रशिया की तरफ भी जाएंगे। हमें कहीं से भी अपनी इकोनॉमी को बढ़ाने का एक मौका मिलता है तो हम वो चीज के पीछे नहीं झुकेंगे। खैर, भारत को डिप्लोमेटिक चैनल्स का इस्तेमाल करके इस वॉर को शुरू होने से पहले ही रुकवा देना चाहिए। यानी कि इंडिया को वेस्ट एशिया क्वाड का इस्तेमाल करना चाहिए। क्वाड ग्रुप है, वेस्ट एशिया क्वाड, इसमें भारत है, यूएई है, आप जानते हैं यूएसए है, इजराइल है। इस ग्रुप को हम लोगों को यूज करना चाहिए, यूएई की मदद से बात करनी चाहिए, ईरान को भी इसमें इंक्लूड करके हम लोगों को जियोपॉलिटिक्स में थोड़ी शांति लाने की जरूरत है, क्योंकि ये वॉर किसी के लिए भी ठीक नहीं साबित होने वाला है। तो इसी पर आप लोग समझिए कि इंडिया अलग अलग देशों से किस तरीके से तेल को खरीदता है, सी रूट्स को खरीदता है, सी रूट से किस तरीके से हमारे पास तेल आता है। तो ये एक प्रॉब्लमैटिक विषय बन सकता है। ऑल टुगेदर आने वाले टाइम पे अब देखना पड़ेगा सीरीज कैसे अनफोल्ड होती है, क्या क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होने वाला है, पर भारत की अहम भूमिका होने वाली है इस पूरे वॉर में। और मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी और जयशंकर साहब फिर से कमाल करने वाले हैं। ये वॉर शुरू होने से पहले ही शायद रोक दिया जाएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, हम लोग फिर मिलेंगे और फिर बात करेंगे किसी ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ जल्दी ही।